दो चार ऐसी मुलाकात होगी, सारे जवाने में बातें होगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं हनुमत सर और आपको स्वागत है मेरे संस्कृत क्लास में पार्ट 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 संस्कृत क्लास 10th। तो चलिए, जो है चैप्टर के नाम है आलस कथा और 3 है चैप्टर नंबर 3। इसके लेखक जो है विद्यापति जी हैं। लेखक कौन है? विद्यापति। तो चलिए, आज जो है बोर्ड पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली आई के साथ आई कांटेक्ट करके बात करेंगे। और आज हम क्लियर के कह दे, हम आपको बिल्कुल बोर्ड पर नहीं लिखेंगे और सीधे आपको हम 99 है ना, मतलब समझ जाइए कि 99 मतलब कि से 99% आपको समझा के जाएंगे। 1% आपको छोड़ेंगे आपके लिए। तो 100% मतलब गारंटी रहेगा आपके, जब सहयोग रहेगा तो 1% जोड़ के तो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, है ना। क्योंकि आज हम बोर्ड पे बात नहीं करेंगे, आज हम आपसे बातें करेंगे और आपको हम समझा के जाएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को डिसलाइक मार के चल जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, चैप्टर के नाम जो है 3 है, और सॉरी चैप्टर का नाम जो है आलस कथा है। आलस कथा का मतलब होता है आलस मने आलस और कथा मने होता है बाबू कहानी। तो आलसियों की कहानी चैप्टर नंबर 3 है, जिसके लेखक जो है विद्यापति जी हैं। जिसके लेखक कौन है? विद्यापति जी हैं। देखिए, विद्यापति जो है एक ऐसे चैप्टर में लिखे हैं, आलस कथा चैप्टर में, जिसमें मानव के गुण के बारे में वर्णन किया है कि मानव के अंदर एक पाए जाने वाले ऐसे गुण जिसको हम आलस कहते हैं, वह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मनुष्य को कोई भी काम समय पर नहीं होने देता है। वह समय को टालता रहता है। आज नहीं, कल कर लेंगे, अरे आज नहीं पढ़ेंगे, कल लेसन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। टालने वाली जो शब्द है ना, यही क्लियर किए कि हम जो मनुष्य अपने अंदर एक कैसे दोष लेकर बैठे हुए हैं, एक ऐसे अंदर बैठे हैं मंत्रा लेकर के, जो समय पर काम नहीं करने दे रहा है, और ऐसे दोष है जिसको हम आलस कहते हैं। और आलस एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य जो है इस आलस को त्याग दे तो हरेक काम को समय पर कर सकता है और हरेक काम में सफल बन सकता है। तो इस चैप्टर में बताए हैं यही बात को, और इस चैप्टर में पढ़ाने की बात हम लोगों को शिक्षा दिया है कि, है ना, हम लोगों को आलस नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आलस करता है वो कोई भी काम समय पर नहीं करता है। तो चलिए, अब जो है मैं छोटी सी टॉपिक में हम आपको इसको बता दिए है विद्यापति का, है ना। लेकिन अब कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक जो है मंत्री रहते हैं, मिथिला का मंत्री। कहां का मंत्री बाबू? मिथिला के। यस नो करते चलिएगा, कमेंट में लिखते चलिएगा, ताकि हम थोड़ा सा समझे कि आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो मिथिला के मंत्री रहते हैं, जिसका नाम रहता है वीरेश्वर। नाम क्या है बाबू? वीरेश्वर। नाम जो है वीरेश्वर है, और वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव बहुत ही दयाशील था। वह गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, आलसियों लोगों को भोजन देते थे खाने को, और कपड़ा देते थे पहनने को, है ना। तो ये दयावान ही व्यक्ति कहेंगे ना, जो दूसरे को देख करके, है ना, गरीबी को देख करके उनको दिल पिघल जाए, और दिल पिघल जाए तो दान दे देवे, दुख के सामना करने की साहस दे देवे, और सुखमय अगले को जीवन कर देवे, तो दानशील ही कहेंगे। तो मिथिला के जो मंत्री थे, जिनका नाम था कौन, है ना, वीरेश्वर, वो ऐसे स्वभाव के थे। तो उसने क्या करता था कि गरीब लोगों को अनाज, भोजन खाने को दे देता था, और समय समय पे कपड़ा भी पहनने के लिए दे देता था। तो जितना भी आलसियों लोग थे वो मस्त रहते थे, खुश रहते थे। विद्यापति इस चीजों को भी देख करके, उनकी खुशी देख करके इनको भी खुशी हुआ करता था।
तो ये सारे चीज को देख करके धूर्त व्यक्ति मतलब होता है बाबू कि ऐसे व्यक्ति जो आलस नहीं था लेकिन आलस का एक ढोंग बना रहा है। तो ऐसे ढोंग बना के सोचा कि यदि हम काहे लगे कमाए जाते हैं, काहे लगे मेहनत करने जाते हैं, ऐसा करते हैं हम भी एक ढोंग रच लेते हैं और कहेंगे कि हम भी आलस हैं और हम भी वहां से भोजन ग्रहण कर लेंगे। ऐसे सोच विचार भावना बनाता है और वह ढोंग बना करके है ना आलसियों के जमात में चला जाता है। हम भी भैया दूध समझ बड़ी ठीक है, बड़ी तकलीफ है, हमको भी अब शरीर से नहीं बनता, हम भी सुतने का मौका करता है कि वो सुतले रहे, हमारा से नहीं काम होता है। मतलब वो आलस का ढोंग लिया और आलस अपनाया और आलस अपना करके वह जो है आलसियों के झुंड में चला गया। धीरे धीरे आलसियों की संख्या जो है अधिक होने लगा। कौन चाहता है जहां फ्री में खाने को मिल रहा हो वहां हम कमाने जाएं? कोई चाहता है? कोई नहीं, है ना। लिट्टी छोड़ के बैल हकाने को कोई मन करता है? कोई के नहीं काम का ऐसा करता है। तो उसी प्रकार से जो ढोंग से आकर के जो आलसियों में शामिल हो गए, है ना, उन सारे आलसियों में जाके कपड़ा और भोजन ग्रहण कर लेता था। अब धीरे धीरे मिथिला के मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना हम अन्न कहां से लाएंगे, इतना हम भोजन कहां से लाएंगे कि हम इतना सारा आलसियों को खिला सकें। उसने सोचा लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पे क्या है, बात है, लगता है कुछ ना कुछ यहां पे चाल है। उसने समझा कि इतना सारा आलसी व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना। मिथिला के मंत्री ने राजपुरुष को आदेश दिया कि इसको देखो, इसको जांच करो, इसको जांच करो। तो उसने जो है एक परीक्षा लिया, पुरुष परीक्षा। देखिए कहेगा कि किस परीक्षा से लिया गया बाबू, तो यह ग्रंथ जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया? आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है ना। वह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है बाबू, ठीक है। कौन सा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा ग्रंथ। कहेगा कि आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, याद रखिएगा, है ना। तो राजपुरुष जो था वो सोचा कि भाई अब इसको जांच कैसे किया जाए कि वास्तविक जो है आलसियों की संख्या है कितनी। इतना सारा आलसी हो जाएगा तो ये गांव आलस की गांव बन जाएगा, कोई बेहतर आदमी नहीं रहेगा। तो उसने सोचा कि ऐसा किया जाए, इसको परीक्षा लिया जाए। उसने क्या किया? परीक्षा लिया। और कैसी परीक्षा लिया कि जिस ताला माने होता है जिस घर में जितना आलसी थे सब सोए हुए थे, उसी घर में आग लगा देता है। राजपुरुष क्या लगा देता है? आग, जानबूझ करके। क्या चीज के लिए? तब परीक्षा लेने के लिए। तो जब जानबूझ करके आग लगाता है, जितना में धूर्त व्यक्ति होता है, धूर्त व्यक्ति मतलब ढोंग रचने वाला, झूठों के जो है आलस का रूप लेकर के चल गया था, उस व्यक्ति ने तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 मतलब होता है भाग जाना। मतलब सब कोई जान बचाकर भाग जाता है, भाग रहे भैया, भाग रहे, अरे 9-2-11 हो गया, अरे भाग रहे, भाग जाता है। जीवन रही तो फिर लाख उपाय, फिर मर ही जाएंगे तो दिक्कत है ना। वहां से तो वह भाग गया। अब उसमें 4 आलसी बचे। वास्तविक आलसियों की संख्या जो बचा 4 बचा। जो भाग ही नहीं, मरने के लिए मर जाएगा, वो भाग ही नहीं रहा था। राजपुरुष सब वह जो है साइड होकर के देख रहा था। राजपुरुष ने आग लगाया था, उसने साइड होकर देख रहा था। पहला व्यक्ति ने बोला लगता है कि कन्हू शोरगुल हो रहा है। चारों आलसियों लोग अपने वो वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे, लगता है कन्हू शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है। पहला व्यक्ति ने बोला। दूसरा व्यक्ति ने बोला लगता है कि भैया इस घर में आग लगा हुआ है, लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ है। तीसरा व्यक्ति ने बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो हम लोग के गीला चटाई उड़ा देता, और गीला चटाई उड़ा देता तो हम लोग के आग से कुछ नहीं होता। कोई धार्मिक व्यक्ति ना है, समझदार, एक दूसरे को दया करे वाला ना है, आके चटाई उड़ा देता। इतना ही पर जो बड़का आलसी था, चौथा आलसी, अरे लच्चर पचर काहे को बतियाता है बे, अरे काहे को बतिया रहा है, आराम से सुत। और यह करके चारों व्यक्ति हो जो होता है चादर ओढ़ करके सुत जाता है। और जब चादर ओढ़ करके सुत जाता है, देखता है अब राजपुरुष ऊपर से जो है छत से चिंगारियां गिर रही है, मतलब छप्पर से चिंगारियां गिर रहा है, आगे के लपेट आ रहा है, ये निकलने वाला रही है। अब आलस पुरुष को समझ में आ गया, सॉरी राजपुरुष को समझ में आ गया कि रियल में जो है आलसियों की संख्या जो है वह 4 है। वो आलस व्यक्ति को अपनी हाथों से और बाल को पकड़ता है और खींचता है,
आपको क्वेश्चन आता है कि राजपुरुष ने आलसियों को क्या पकड़ कर निकाला था? बाल। तो बाल को पकड़ता है, बाल को पकड़ के खींच कर कुछ चारों आलसियों को निकालता है। तब राजपुरुष को समझ में आता है कि स्त्रियों की गतियां उसकी पति होती है। यदि स्त्री को स्वतंत्र और खुशी जिंदगी चाहिए तो उसका पति का होना जरूरी है, क्योंकि उसको पति कमा उमा के इधर उधर से लाएगा तब ना उसकी पत्नी खाएगा पिएगा बैठ करके आराम करेगा। तो स्त्रियों की गतियां क्या होती है? पति होती है। बच्चों की गतियां उसकी मां होती है। यदि बच्चों को स्वतंत्र जीवन जीना है तो उसके मां का होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से यदि आलसियों को सुखी जीवन जीना है तो कोई दयावान को होना जरूरी होता है। दयावान के बिना आलसियों का कोई जीवन सुखी नहीं हो सकता है ना। तो गतियां आपको समझ में आ गया कि इनकी क्या क्या गतियां होती है? लिखने के लिए देता है तो लिख दीजिएगा कि तीनों की गतियां पति होती है, बच्चों की गतियां उसकी मां होती है। ठीक उसी प्रकार से आलसियों की गतियां कोई दयावान होता है ना। अब इस तरीके से समझ में आ जाता है। और समझने की बात जो होता है, आलस पुरुष को जो होता है, राजपुरुष ने वीरेश्वर नामक मंत्री के यहां से उस 4 आलसियों को बहुत सारी धन दौलत दे दिया जाता है और उसके बाद कपड़े भी दे दिया जाता है और उसको स्वागत पूर्वक उसको घर पर पहुंचा दिया जाता है ना। उसको स्वागत पूर्वक क्या किया जाता है? इस प्रकार से क्या किया जाता है? पुरुष को परीक्षा लिया जाता है और इस प्रकार से उस 4 लोगों को क्या किया जाता है? धन दिया जाता है। तो आपको इशारे की वीडियो समझ में आ गया होगा। चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आलसियों की संख्या कितना है? वास्तविक आलसियों की संख्या तो 4। कहेगा किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। इसके लेखक कौन है? तो विद्यापति जी है। पाठ के लेखक जो है कौन है? नाम तो आलस कथा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा समझ ही में आ गया है तो प्यार से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर प्यार से अगला चैप्टर देख लीजिएगा। हम पढ़ा देंगे आपको, टेंशन काहे के ले रहे हैं? सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्रेम से, है ना। आपको तो खराब नहीं लगले होगा। तो चलिए इस चैप्टर को आपको पढ़ा दिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इतना ही के लिए जय हिंद। आप लोग को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।